नमस्कार साथियों, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। आज के सेशन में हम जानेंगे भारत के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ के द्वारा भारत की जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, इससे पूरी दुनिया शॉक्ड है। आज हम इतिहास के उस दौर में खड़े हैं जिस समय दुनिया के अधिकांश डेवलप्ड कंट्रीज रिसेशन की चपेट में आ गए हैं या फिर आने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत से बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, ये रिसेशन की चपेट में आ चुकी है, आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुकी है। आर्थिक मंदी की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई कंट्री लगातार 2 फाइनेंशियल क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज करे तो यह मान लिया जाता है कि वो कंट्री रिसेशन पर है। जर्मनी ने लगातार 2 फाइनेंशियल क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की थी, पहले -0.5 और उसके बाद -0.3। इसलिए जर्मनी को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये कंट्री रिसेशन में है। इसी तरह से हमारे जो ब्रिटिशर्स का देश है यूके, जिन्होंने हमारे यहाँ पर कब्जा किया था, अगला नंबर बताया जाता है कि उन्हीं का है, क्योंकि भारत के बाद हमसे ठीक पीछे पे यूके ही खड़ा है। और हमारा जो सबसे बड़ा व्यापारिक मित्र है, हमारा जो सबसे ज़्यादा ट्रेड जिस कंट्री के साथ होता है यूएस, इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि ये भी रिसेशन की चपेट में आने वाला है। तो इतिहास का वो दौर अभी है जिस समय दुनिया के अधिकांश डेवलप्ड कंट्रीज रिसेशन की चपेट में आ रहे हैं। उस समय भारत के द्वारा 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो चाइना है ना, चाइना ने लगभग पिछले साल 3% के आसपास ग्रो किया था और इस बार भी इसने अनुमान लगाया है, अपना टारगेट रखा है कि हम लगभग 5% के आसपास ग्रो करेंगे, लेकिन इसका यही अनुमान रहेगा कि ये लगभग 3 से 4% के आसपास ग्रो करेगा। इससे पिछले साल अमेरिका, आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 2% के आसपास इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी और इस बार बताया जाता है कि ये 1 या 2 में रहेगा और ये भी हो सकता है कि 1 से नीचे चला जाए अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस इनके यहाँ पर हो जाते हैं। तो यही सब कुछ यहाँ की इकोनॉमी में चल रहा है और भारत का रिकॉर्ड 7.2% की दर से ग्रो करना पूरी दुनिया के लिए एक तरह से संदेश है कि भारत आने वाले समय में बहुत ही ज़रा जिस तेज गति के साथ भारत आगे ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से नहीं रोका जा सकता है। आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, देखो आज का सेशन उन अभ्यर्थियों के लिए तो लाभदायक होगा ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत में जीडीपी के आंकड़ों को जारी कौन करता है। तो जीडीपी के आंकड़ों को जारी करने का काम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ। देखो एक सीएसओ जो होता है हमारा स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल, तो अब उसका नाम बदल के एनएसओ हो गया है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हमारे देश में जीडीपी के आंकड़े हैं, इनका कैलकुलेशन करने और इनको जारी करने का काम करता है। और ये जो एनएसओ है ये किसके अधीन आता है, किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसके अधीन आता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष होता है ना, ये 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से ये शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च, तो आज की डेट में हम जिन जीडीपी के आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कहूँ तो गलत नहीं होगा। और 2022-23 के जो आंकड़े हैं, आप सोच रहे होंगे कि 31 मार्च को तो जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा कंप्लीट हो गया, तो 1 अप्रैल को आंकड़े आ जाने चाहिए। लेकिन आंकड़ों को आने में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सरकार भी क्या करती है, इसका गहन अध्ययन करती है, पूरा विचार विमर्श होता है, पूरा का पूरा शोध होता है इसके ऊपर, और लगभग 2 महीने के आसपास लगते हैं हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर के जीडीपी के जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक करने में। तो आप जानते हैं 31 मार्च के बाद 31 अप्रैल 1 महीना और उसके बाद 31 मई 2 महीना। तो 31 मई के दिन जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसने भारत की जीडीपी के ऑफिशियल आंकड़ों को जारी कर दिया है। और आपको बताना चाहता हूं, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% दर्ज हुई है और इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 9.1% दर्ज हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात होगी ऐसी। आप कह रहे हैं कि हमारे देश ने कीर्तिमान खड़ा कर दिया है 7.2% की ग्रोथ रेट दर्ज करके और पूरी दुनिया शॉक्ड है। तो शॉक्ड कैसे हो गई, इस साल तो हमने कम जो ग्रो किया है, पिछले साल में हमने 9.1 की जो ग्रोथ रेट है ये अर्जित की थी, इस साल तो हम 9.1 से घट करके 7.2 में आ गए, तो ऐसा कैसे हो गया। तो ये किस हिसाब से एक तरह से महान कार्य हो गया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल 9.1% जीडीपी ग्रोथ रेट हमने कैसे अर्जित किया था। जब मैं ये बताऊंगा आपको तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको बताना चाहता हूं कि इससे पिछले साल, आप जानते हैं हाल ही में भारत कोरोना से उभरा है। ठीक है, इससे पिछले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था 2020-2021, कोरोना का बहुत ही भयानक और बहुत ही व्यापक प्रभाव जो है इस फाइनेंशियल ईयर पर पड़ा था। और इस समय
हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, वो नेगेटिव में चली गई थी, -5.8 में चली गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साथ देखिए, कोरोना खत्म होता है, खत्म तो खैर कहाँ हुआ, अभी भी नहीं हुआ कोरोना खत्म, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का जो असर है वो कम होता है, तो उसके बाद आप सोचेंगे कि एक साथ हमारे सारे के सारे सेक्टर्स खुलेंगे तो एक साथ वो बूम करेंगे। तो पिछली बार हम -5.8 रिकॉर्ड, हम सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में हमने इसकी वजह से ज़्यादा ग्रो किया। ठीक, अगर मान लीजिए कोरोना नहीं होता तो हम उतना ग्रो नहीं करते जितना 9.1% हमने किया है। तो चूंकि इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में कोरोना की वजह से हमारी जीडीपी बहुत नीचे चली गई थी, इसलिए जैसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर हमारा आता है, हम सीधा 9.1 की ग्रोथ रेट को दर्ज करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में आप देख पाएंगे, ये जो हमारा जुलाई वाला जो हमारा क्वार्टर था, इस समय हमने इतिहास का सबसे बुरा दौर देखा है। -23.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी, जो ये एक क्वार्टर की बात चल रही है। ठीक, और इसके दूसरा जो क्वार्टर है, इस समय हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो -5.6 रही थी। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे देश में भी तो रिसेशन आया था। एक तरह से आप ऐसा सोच सकते हैं, 2 फाइनेंशियल क्वार्टर तक लगातार अगर किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहती है तो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये कंट्री रिसेशन में। लेकिन उस समय आप जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप था, और कोरोना के प्रकोप की वजह से दुनिया के सारे देशों की यही हालत थी। दुनिया के सभी देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी थी, इसलिए सारे के सारे देशों ने उस समय नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की थी, इसलिए इसको रिसेशन हम नहीं बोल सकते हैं। तो भारत का, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पिछले साल 9.1% का ग्रो करना क्यों हुआ, क्योंकि इसका पिछला फाइनेंशियल ईयर में हम बहुत नीचे चले गए थे। तो अगले में सीधी सी बात है, और ज्यादा ऊपर जाएंगे, जितना नीचे गिरेंगे उसके बाद उठकर और उतना ऊपर जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पिछली बार हमने 9.1 जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की थी, क्योंकि उससे पहले वाले में हम नेगेटिव -5 चले गए थे, और आज की डेट में जो हम 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया का कोई भी देश इतना जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज नहीं कर रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या वर्तमान सरकार ने क्या ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखो, सरकार की नीतियां तो होती हैं, लेकिन रातों रात ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत पुराना वर्क होता है, जिसके परिणाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इकोनॉमी है ना, वो रातों रात नहीं बदलती है। आज अगर हम कोई नीति लागू करते हैं तो उसका परिणाम आज से 20-30 साल के बाद देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म पर इसके जो है सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं इसके आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं जीडीपी को लेकर। तो भारत 7.2% के ग्रोथ रेट के साथ दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन गया है, और वर्तमान में हमारी जीडीपी कितनी है? 3.3 ट्रिलियन। ठीक है, तो भारत 3.3 ट्रिलियन जीडीपी इकोनॉमी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और हमारे ठीक आगे पे आप जानते हैं कौन है? जर्मनी है, जो इस समय रिसेशन की चपेट में आ चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, ये लोग आखिर कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज कर रहे हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स का मतलब आप पाकिस्तान बिल्कुल भी मत लेके चलना, पाकिस्तान हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। पाकिस्तान ने खुद को आतंकवाद के दलदल में झोंक कर खुद का तो खत्म कर दिया, वहाँ पर तो हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ की जीडीपी के बारे में बात नहीं करें तो बेहतर होगा। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, चाइना है, इससे पिछले साल उसने 3% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की थी, और इस साल उसने अपना लक्ष्य रखा है कि वो इस साल 5% करेगा। देखो, इससे पिछले साल उसने 3% जो है उसने किया था, और पिछले साल हमारा कितना था? 9.1%। हम इतना ग्रो किए थे क्योंकि उसके पिछली बार में हम बहुत नीचे चले गए थे। और इस साल उसने लक्ष्य रखा है 5%, और हमने कितना ग्रो किया? 7.2%। और जैसा कि 5% उसने लक्ष्य रखा है, लक्ष्य, ठीक है, लेकिन आमतौर पर ये लगभग 3 से 4 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा। हो सकता है 4 से अगर ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और जो यूएस है ना, अमेरिका, हमारा भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, हमारा भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो यूएस है, जिसके साथ व्यापार करके भारत को बहुत फायदा होता है, उसकी बात अगर हम करें तो वहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है ना पिछले बहुत लंबे समय से, वो 1 से 2% के बीच में चल रही है। तो 1 से 2% के आसपास ही ये लोग ग्रो कर पा रहे हैं। और इस बार तो ये भी अनुमान है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी भी तरह के डिस्टर्बेंसेज आ जाए और ये 0 से भी नीचे चला जाए, माइनस में चला जाए और यूएस रिसेशन में चला जाए। तो ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है कि यूएस रिसेशन में जा सकता है। तो चाइना और ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आप देख पा रहे होंगे इकोनॉमी के मामले में ना, इंडिया अभी 5वें नंबर पे। हाल ही में हमने कुछ समय पहले यूके को हराया है। आप जानते हैं, जिन ब्रिटिशर्स की कंट्री ने हमारे देश पर कब्जा किया था, देखिए समय कितना बलवान होता है, ये कभी स्थायी नहीं होता है। आप जानकर हैरानी होगी कि किसी जमाने में आर्थिक महाशक्ति कहा जाने वाला यूके, इसके बारे में बातें चलती थी। सूर्योदय जहां होता है वहां पर भी यूके है, वहां पर भी अंग्रेज हैं, और सूर्यास्त जहां होता है वहां पर भी अंग्रेज हैं। समुद्र के इस किनारे भी हम हैं, समुद्र के उस किनारे भी हम हैं। तो किसी जमाने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, समुद्र के शुरुआत से लेकर समुद्र के अंत तक जो देश हुआ करता था, हमने ठीक इससे पहले इसी यूके को पछाड़ा है। अभी इसकी जो इकोनॉमी है वो 3.1 है, ठीक है। तो हालांकि ये जो है एस्टिमेट्स हैं आईएमएफ के, और लगभग इतनी के आसपास इसकी इकोनॉमी है। तो भारत इसको पछाड़ कर इससे आगे
आगे पहुंच चुका है। और अब हमारा सीधा टारगेट है, आप देख पा रहे होंगे नंबर 4 पे जर्मनी। इस बार जर्मनी को टारगेट करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी रिसेशन की चपेट में आ चुका है। इसके 2 फाइनेंशियल क्वार्टर तक लगातार इसने नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की थी और इसकी जीडीपी इस साल क्या होगी? घटेगी। और भारत का जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 7.2% हमने ग्रोथ रेट दर्ज की थी। और अब सी बात है कि अगले साल भी इसी आसपास हम लोग रहेंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए और अगर कम होंगे तो लगभग पॉइंटों में कम होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले साल के अंत तक, ठीक है, जो 2023 है इसके अंत तक लगभग जो अगले नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा इसका पहले या दूसरे क्वार्टर तक हम ऑब्वियस सी बात है जर्मनी को कैप्चर कर लेंगे। जर्मनी की इकोनॉमी 5वें नंबर पर चली जाएगी और हम जो है चौथे नंबर पर आ जाएंगे। और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा संदेश होगा कि दुनिया की जो टॉप 4 इकोनॉमी है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पे होगा, चाइना उसके बाद होगा, जापान उसके बाद होगा और इंडिया उसके बाद होगा। तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात इसमें यह होगी कि कोई भी यूरोपियन कंट्री, किसी ज़माने में यूरोप खुद को महान कहा करता था कि जो दुनिया का महाद्वीप अगर कोई है तो वो यूरोप ही है, बाकी तो महाद्वीप है ही नहीं। तो उसका कोई भी कंट्री टॉप 4 में नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आप जानते हैं कि जो जापान है वो भी हमारा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि ये $4.4 ट्रिलियन के साथ, आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो इसने 3.7 लिखा है और आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था हम तो 3.3 हैं। तो 3.3 है कि 3.7 है? तो देखो ये जो 3.7 है ना, ये आईएमएफ का आंकड़ा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आंकड़ा है। और ये थोड़ा सा आपने एस्टिमेट्स को देता, थोड़ा आगे का करके देता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो इस साल दर्ज हुई है वो 3.3 ट्रिलियन हमारी अभी इतनी जो है चल रही है। तो आप देख पा रहे होंगे जर्मनी को तो हम अगले साल ओवरटेक कर लेंगे, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। और उसके बाद हमारा टारगेट जापान होगा। जापान 4.4 के साथ है अभी और इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 1-2 सालों में हम इसको भी हरा लेंगे। कहने का मतलब है कि 2026 तक भारत का टारगेट है कि वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और दुनिया में 1 2 3 तीसरे नंबर पर भारत यहां से जम कर जाएगा। जापान और जर्मनी दोनों को भारत 2026 तक हरा देगा। उसके बाद हमारे सामने पे कौन होगा? आपको बताना चाहता हूं, हमारे सामने पे यूएस होगा और चाइना होगा। और भारत का उद्देश्य होना चाहिए कि चाइना और यूएस दोनों को पछाड़ करके हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। लेकिन ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि आप पहले जीडीपी के जो आंकड़े हैं इनको देख लें। भारत की जीडीपी क्या है? 3.7 है, ठीक है, 3.3 है, ठीक है। लेकिन चाइना को आप देखिए 19.5 है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स को आप देखें 26 है। तो लगभग 2030 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो चाइना है ना ये यूएस को पछाड़ देगा जीडीपी के मामलों में, ठीक है। वैसे अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कहें तो इसके करीब ही पहुंच चुका होगा। और भारत भी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चाइना से ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कीमतों में जो है धरती आसमान का फर्क होता है। अगर हम अमेरिका और यहाँ की कीमतों के हिसाब से बात करेंगे तो भारत की जीडीपी भी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बहुत आगे आएगी इसकी तुलना में। तो आप देख पा रहे हो कि 2030 तक आपको देखने को मिलेगा कि जो चाइना है ये पिछाड़ करके नंबर 1 पे बन जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला जो कंट्री है वो कौन बन जाएगा? चाइना बन जाएगा। दूसरे नंबर पे यूएस होगा और तीसरे नंबर पे इंडिया होगा। और आने वाले जो समय है ना वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भारत को बहुत सारे सेक्टर्स पर अभी ग्रो करना है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग अभी कुछ खास स्टार्ट नहीं हुई है। आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जर्मनी को ओवरटेक करके भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और यहाँ पर जो आज का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, इसमें भारत ने सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ पर किया है? सबसे ज़्यादा ग्रो हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया है। सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर है और दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ जो सर्विसेज वाला सेक्टर है, इसने हमको बहुत अच्छा ग्रो करके दिखाया है। और इसी की वजह से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.2% के आसपास रही है। और सबसे जो एक तरह से मैं कहूँगा कि भारत ने कुछ मामलों में ख़राब प्रदर्शन भी किया है कि हम खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना सके। भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है ना इसका कोई बहुत अच्छा खासा योगदान जीडीपी में नहीं है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं चाइना और यूएस, इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है इसमें इनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं बताना चाहता हूँ कि भारत ने बिना अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत किए इतनी बढ़िया जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की है। तो आज आने वाले समय में भारत अभी खुद को प्लान कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, एक तरह से रोड मैप तैयार कर रहा है। और जिस समय आपको मैं बताना चाहता हूं कि सोया हुआ हाथी आप समझ सकते हैं, भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अभी हम एक सोए हुए हाथी के समान है। अगर ये दौड़ गया तो भारत की जीडीपी भी क्या हो जाएगी? दौड़ जाएगी। आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ की अलग अलग, आप जानते हैं कि टेस्ला वो भारत में जो है आने वाली है, वो भारत में निवेश करने वाली। अमेजॉन ने जो है लक्ष्य रखा है कि हम 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आने वाले समय में भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना वो जैसे जैसे मजबूत होगा तो भारत की इकोनॉमी भी उसी के साथ बढ़ती रहेगी। और नेक्स्ट 25 ईयर्स जो है हमारे लिए इंडियाज़ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, भारत के लिए क्या होगा? एक ग्लोबल जो है अपॉर्चुनिटी होगी कि खुद को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में स्थापित करें। क्योंकि
अगर भारत की जीडीपी को चाइना और यूएस के समकक्ष तक ले जाना है, अगर समकक्ष तक नहीं भी ले पाए तो कम से कम उनसे कंपेरेबल अगर हम यहाँ पर पहुँचाएंगे तो इसके लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको मैं बता दूं कि 2047, ठीक है, 2047 जब हम अपने अपने देश की आज़ादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे, आज हमारे क्या है 2023 चल रहा है, और 2047 तक आने वाले लगभग 15 साल तक ना, अगर लगातार भारत इसी ग्रोथ रेट के अनुसार चलता रहा, 7% और 8% के ग्रोथ रेट के साथ चलता रहा, तो निश्चित ही आपको बताना चाहता हूँ कि भारत चीन को पछाड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन चीन के लगभग लगभग करीब जरूर पहुंच जाएगा। चाइना और यूएस इन दोनों के करीब करीब लगभग भारत पहुंच जाएगा, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का श्रेय भारत को लगभग, जैसा कि एस्टिमेट्स है दुनिया के बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स है, आईएमएफ के एस्टिमेट्स है कि भारत इस साल या अगले साल जर्मनी को पछाड़ेगा और 2026 तक जापान को पछाड़ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उसके बाद भारत के सामने केवल और केवल यूएस और चाइना होंगे। हालांकि इन दो पार्टनर्स को पछाड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम 5 ट्रिलियन पर रहेंगे 2026 में, और ये तो अभी 1926 में है, ये इससे और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। देखो, अगर चाइना मान लीजिए ना, अगर 1% भी ग्रो करता है, हम अगर 7% भी ग्रो करते हैं, तब भी चाइना के पास 19 है, हम 3.5 है, तो 3.5 का 7%, 3.5 का 117% निकालो तो हमारी उतनी होगी। और इसका क्या होगा, आप 101% निकालोगे तब भी ये ज़्यादा ही ग्रो करेगा। परसेंटेज में भले ही हम खुद को ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो वो हमसे जो है काफ़ी आगे रहेगा। लेकिन इसी तरह से भी अगर मान लीजिए, जैसे जिस समय चाइना का चल रहा था ना, जिस समय चाइना ने खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया था, तो इसमें लगातार बहुत लंबे समय तक इसने 10-15 सालों तक लगातार इसने 7%, 8%, कई बार तो ये 10% तक भी इसने जीडीपी ग्रोथ रेट जो है दर्ज की थी, कई बार ये 10 से भी ज़्यादा ऊपर चले गए थे। तो इस वजह से चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता, तो भारत के लिए भी मजबूरी है कि वो लगातार लंबे समय तक, कम से कम 15-20 सालों तक लगातार 7%, 8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज कर, अगर इससे ऊपर होता तो इससे ऊपर भी करे। और जैसे ही भारत इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज करेगा तो धीरे धीरे ऊपर होता जाएगा। आप जानते हैं कि अगर 7% के आसपास भी भारत हर साल ग्रो करता है, तो आप देखेंगे कि भारत की जीडीपी को दोगुना होने में मुश्किल से 7 या 8 साल लगेंगे, क्योंकि परसेंट इंटरेस्ट जो है वो भी अगले बार के इंटरेस्ट में जुड़ेगा। तो इस तरह से लगभग 7-8 साल में भारत की जीडीपी दोगुनी हो जाएगी। 2026 में 5 है, तो 2035 तक 10 से 12 हो जाएगी, फिर इसके बाद और डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लगातार चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भारत चाइना के पिछाड़ने में तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि चाइना तो यूएस को भी पिछाड़ने वाला है, ठीक है, लेकिन हम यूएस और चाइना के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि आज तक हम लोग कहाँ थे, देखिए आज तक एक्चुअल में भारत ने जो अपने अधिकांश रिसोर्सेज है ना, वो वॉर में खर्च कर दिया। आप जानते हैं जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है, बंटवारे के साथ ही हमारे देश में दंगे शुरू हो जाते हैं। 1947 में ही हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हो जाता है, फिर 62 का वॉर हमने लड़ा था, फिर 65 का वॉर हमने लड़ा था, फिर 71 का वॉर हमने लड़ा था, उसके बाद 2000 में हमने कारगिल का वॉर लड़ा था। इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी थे, जैसे कि माओइस्ट लोग हमारे यहाँ पर सक्रिय थे, नक्सलाइट्स हमारे यहाँ पर सक्रिय थे। इसके अलावा आपको पता होगा कि पंजाब में कितना भयंकर आतंकवाद ने रूप धारण कर लिया था, ये भी आपको पता होगा। खालिस्तान का जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, भारत के जो संसाधन है अधिकांश इसी चीज़ों में व्यय हो गए थे जिस समय हमको ग्रो करना था। आपको पता होगा कि पंजाब में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है, पंजाब के जो खालिस्तानी जो उन्हीं के अंगरक्षक थे, उन्होंने जब हत्या की थी, तो उसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए थे। ठीक है, और इसी तरह के दंगों में भारत और पाकिस्तान दोनों उलझ कर रह गए थे, क्योंकि देखिए भारत ने खोया क्या वॉर की वजह से। देखो वॉर जब भारत और ने लड़ा है ना, 47, 62, 65, 70 में 2000, इन वॉर से भारत को हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। भूमि का एक भी टुकड़ा भारत को हासिल नहीं हुआ, बस उसके रिसोर्सेज खत्म हुए। क्योंकि एक बार अगर वॉर होता है तो इसमें कंट्री लगभग 10-10, 12-12 साल पीछे चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि उस समय जो हमने वॉर लड़े थे वो एयरफोर्स की मदद से नहीं लड़े थे, लेकिन फिर भी हमने जितने संसाधन इस समय खर्च किए थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम हर वॉर के बाद 5-5, 6-6 साल पीछे, 8-8, 10-10 साल पीछे हम चले गए थे। खासतौर पर 1971 का जो वॉर था ना, उस समय हमारे ऊपर इतने सैंक्शंस आ गए थे कि हमारा ग्रो करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, इसके अलावा 1998 में जब हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब भी हमारे ऊपर ढेर सारे सैंक्शन लगे थे, पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लगे थे। चाइना इतना ग्रो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस कुछ थे नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी अगर थे तो वो बाहर नहीं आते थे। और इनके कंट्री में एक्सटर्नल जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन निवेश है, वो लगातार होता रहा था। और आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री में दूसरे देश की कंपनियां नहीं आती हैं जब तक कि उस देश में शांति ना हो, स्थिरता ना हो, वहाँ पर एक तरह से स्टेबल गवर्नमेंट ना हो, तो कोई भी दुनिया का दूसरा देश या दुनिया का कोई भी व्यापारी उस देश में निवेश नहीं करेगा। लेकिन अब स्थितियाँ लगातार बदल रही हैं, भारत बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत का भरोसा अपने आप में बढ़ा है। क्योंकि आप जानते हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। अब दुनिया में आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोप
और अमेरिका। ठीक है, ये दोनों ही चाइना का विकल्प तलाश रहे हैं और आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि भारत इनके लिए बहुत एक मजबूत विकल्प बनकर आपके सामने आएगा। और भारत में जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, अभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग के इनिशियल स्टेप पर है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, तो उसके बाद आपको देखना होगा कि भारत, जो अभी आपको लग रहा होगा कि केवल 3 ही ट्रिलियन है, ठीक है, 2026 तक हम 5 होंगे, फिर हम दुगने होंगे, फिर दुगने होंगे, फिर दुगने होंगे 7-7 सालों में, 7-8-8 10-10 सालों में हम लोग दुगने होते रहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम बहुत जल्दी जो है लगभग 2050 तक आप देख पाएंगे हम इनको बीट कर लेंगे। क्योंकि आप सोचिए 1947 के दौर में यूके और उससे पहले के दौर में ये जो यूरोपियंस थे कहाँ थे? अमेरिका उस समय वर्ल्ड का सुपर पावर नहीं था, ये जो यूके है ना उस समय सुपर पावर था। अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिचौलिए का काम किया, दोनों लोग लड़ रहे थे, इन सबको हथियार वेपन्स इत्यादि सप्लाई किया और ये खुद अमीर बन गया, बाद में हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ठीक है, तो इस तरह से अमेरिका मजबूत बना। लेकिन अब अमेरिका का भी जमाना जा रहा है, आने वाला समय एशिया का है और भारत एशिया की जो रीजन है, ठीक है, साउथ एशिया का जो रीजन है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आज के सेशन में आपको बताई हैं आप इसे ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।